वाले में लगा दिए ना कहाँ गए, ताकि और साफ आए। देखिए तो आवाज आ रहे हैं ना। हेलो। हाँ एविडेंस चलेगा। देखिए भाई एक दो और सूचना है आपका। ये हो सकता है उत्तराखंड एपीओ आपका 21 नवंबर को हो। यानी कि आपका संभावना जो पता हम करा ले रहे हैं आज, उस संभावना माने जो डेट एक संभावित डेट आ रही है आपका 21 नवंबर को हो सकता है कि आपका उत्तराखंड एपीओ का प्री का एग्जाम हो। और यूपी एपीओ भी हो सकता है जे के पहले आ जाए, हो सकता है अगले माह में ही आ जाए। तो प्रयास आप लोग ये करिए कि जो एपीओ का सिलेबस है आप आपका उत्तराखंड और यूपी का आपका केवल पुलिस एक्ट अलग है और जितने सिलेबस हैं वो सेम है। तो प्रयास ये करिए कि भाई आप जे के लिए भी ये सब्जेक्ट काम करेंगे, आपका एपीओ के लिए भी काम करेंगे। तो एक ही साथ ऐसी तैयारी रखिए कि बार बार पढ़ना ना पड़े, और एक बार पढ़िए तो आपका जे भी कवर हो जाए और आपका एपीओ भी। ये प्रयास करिए, अब आज से ही लग जाइए क्योंकि आपका समय नहीं है ज़्यादा। और आपका एक एक छोटी छोटी बातें पढ़ाई भी जा रही हैं। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप फ़ोन से पूछ सकते हैं भाई, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, मैसेज करके, या क्लास में भी पूछ लीजिए। मौनी बाबा न बने रहिए। वैसे आजकल मैं देख रहा हूँ शाम को भी मठाधीश आने लगे हैं, वो भी कुछ नहीं पूछते। और सुबह तो वैसे भी ज़्यादा लोग नए हैं, दो चार लोग ही पुराने हैं। और क्वेश्चन भाई कुछ दिमाग में बैठाइए। आपका कर्तव्य है कि घर पर जाकर दिमाग से कुछ क्वेश्चन निकालिए। इससे शिक्षक पर थोड़ा प्रेशर रहता है कि वह पहले से पढ़ कर आए, क्योंकि लड़का कौन क्वेश्चन क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं रहता। तो अगर आप मैंने बीच बीच में पूछते भी रहिए तो उससे आपका जो पढ़ाने वाला आदमी रहता है उस पर एक दबाव रहता है कि हम पूरी तरह तैयार होकर जाएं, ताकि कहीं से क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो उसका जवाब दिया जाए। आइए एविडेंस की धारा जो चल रही थी 32 हमने पढ़ा दिया था, और 32 से निश्चित रूप से आपका एक या दो क्वेश्चन बनता है। याद रखिए निश्चित तौर पे। कैसे क्वेश्चन बन सकता है कैसे नहीं, और आठों खंडों को आपका बताया गया था। और आठों खंड हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप रट लेंगे कंपटीशन के लिए। अब आइए अगला अनुच्छेद धारा चला जाए 33। जहां तक धारा 33 का प्रश्न है, 33 आपका यूपी में कभी भी 33 से क्वेश्चन नहीं बना है पहला। लेकिन एमपी में एक बार क्वेश्चन जरूर बनाया है। यानी कि जो क्वेश्चन यूपी में नहीं बनते वह एमपी सिविल जज में जरूर बना देता है। अब जब भी आपका 33 पढ़िएगा, सबसे पहले इसकी किसी भी धारा की जब भी कोई सेक्शन पढ़िए, आपका एक नियम बताया जा रहा है। सबसे पहले उसकी सामान्य बातें देखी जाती हैं, और सामान्य बातों को देखने के बाद ही आपका उस सेक्शन को अंदर से पढ़ा जाता है, और उसमें क्या पूछ सकता है ये पढ़ा जाता है। देखिए आपका जब भी अनुच्छेद धारा 33 पढ़िएगा, इसी के साथ आपका धारा 60 पढ़ना है। यानी कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि धारा 33 यानी कि 33 किस सेक्शन का एक्सेप्शन है, किस सेक्शन का अपवाद है। तो कौन सा सेक्शन मार कर आएंगे 60। अब 60 में क्या है आपको ये देखना है। देखिए मैं बता भी चुका हूँ, फिर एक बार देखिए। एविडेंस की धारा 60 में ये प्रावधान किया गया है
कि जो ओरल एविडेंस होगा, यानी कि जो मौखिक साक्ष्य होगा, यानी कि जब कोई साक्षी न्यायालय में गवाही दे, साक्ष्य दे और अपने मुख से बोलकर साक्ष्य दे, तो उसे हम ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहते हैं। और मौखिक साक्ष्य हर हाल में डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष को मैं धारा 32 बताते समय भी बताया था, फिर एक बार बता रहा हूँ। यानी कि न्यायालय में वही व्यक्ति आकर गवाही दे, बयान दे, जिसने घटना को स्वयं अपनी आँखों से सुना है या नहीं, स्वयं अपनी आँखों से देखा है। अगर सुनने वाली बात है तो स्वयं अपने क्या किया हो, कान से सुना हो। चखने वाली बात हो तो स्वयं अपने जीवा से स्वाद लिया हो। सूंघने वाली बात है, तथ्य है, तो स्वयं सूंघा हो। और त्वचा द्वारा स्पर्श करने वाली बात है तो स्वयं अपने हाथों से या त्वचा से उस चीज को स्पर्श किया हो। अगर ये लोग आकर न्यायालय में बयान दें तो इनके द्वारा दिए गए बयान को कौन सा साक्ष्य कहा जाएगा, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष पर आ जाइए। इसके उल्टा अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट साक्ष्य को ही दूसरी भाषा में अनुश्रुत साक्ष्य कहते हैं, श्रुत साक्ष्य कहते हैं या हियर से एविडेंस। यानी कि व्यक्ति घटना को स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा रहता, स्वयं अपने कानों से नहीं सुना रहता, दूसरे के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, तो ऐसे साक्ष्य को हियर से एविडेंस कहते हैं। तो धारा 32 भी 60 का अपवाद थी और धारा 32 में पूछा भी गया है। प्रत्यक्ष साक्ष्य है धारा 32 की अनुश्रुत साक्ष्य, तो मैं क्या बताया था, अनुश्रुत, प्रत्यक्ष नहीं थी। और धारा 33 भी हियर से एविडेंस है, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य हैं। यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम का एक्सेप्शन 32 में भी मिलता है, 33 में भी मिलता है, और भी धारा है। जब 60 पढ़ाया जाएगा तब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ा जाए तो धारा 33 में है क्या, पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में दिए गए बयान। एक उदाहरण देखिए, कोई व्यक्ति है किसी न्यायालय में एक बार बयान दिया और उस व्यक्ति को उसी कार्यवाही में बाद में भी बुलाना है फिर से बयान देने के लिए, तो ऐसी दशा में सामान्य नियम ये है कि उस व्यक्ति को दोबारा बुलाया जाए और उसका बयान दोबारा लिया जाए। लेकिन अब कल्पना करिए कि अगर ऐसा व्यक्ति मर गया, मिल नहीं सकता, असमर्थ हो गया है इत्यादि, तो क्या बुलाना संभव रहेगा? नहीं। तो जो वो पूर्व न्यायिक कार्यवाही में अपना बयान दर्ज कराया था, वही बयान पश्चातवर्ती कार्यवाही में क्या कर लिया जाएगा, उसे बिना बुलाए स्वीकार। यानी कि कुल मिलाकर पूर्ववर्ती न्यायिक कार्यवाही में वह जो बयान दिया था, उसी बयान को पश्चातवर्ती कार्यवाही में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अनुश्रुत साक्ष्य हुआ, क्योंकि बिना बुलाए ही उसके पहले के बयान को क्या कर लिया गया, साक्ष्य में स्वीकार। लेकिन इसके लिए जो नियम दिए गए हैं, कड़े नियम हैं। और आपका नियम क्या है, तो जो एमपी जो लोग भाई डालना चाहते हैं, वहाँ आपका बेहर एक्ट भी अंदर से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो एमपी ने क्वेश्चन बनाया वह आपका अंदर से बना। देखिए एक बार बता दिया जाए, आपका बेहर एक्ट, किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगत। अब देखिए बेहर तब समझा जाए, वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने
किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को जो साक्ष्य में कथित है, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है जब वह साक्षी मर गया हो या मिल नहीं सकता या अब असमर्थ हो गया हो या विपक्षी द्वारा उसे बहुत दूर भेज दिया गया हो, या अगर उसे बुलाया जाए तो बहुत न्यायालय की राय में बहुत समय भी बर्बाद होगा और बहुत पैसा भी लगेगा। तो ऐसी दशा में उसे बुलाया न जाए और वह पहले जो कार्यवाही थी उसमें जो बयान दिया था उसी बयान को साक्ष्य में क्या कर लिया जाए, स्वीकार। मान लीजिए कोई गवाह है, एक बार गवाही दिया, पुनः उसे बुलाना है और पुनः बुलाने के समय वो मर गया था या आपका असमर्थ हो गया या मिल ही नहीं सकता या विपक्षी जो था उसको भेज दिया, कहीं छुपा दिया या बाहर भेज दिया या विदेश चला गया और बुलाने में क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा, और पुनः गवाही उसकी करानी है, तो सेक्शन 33 इतना बताता है कि बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उसने जो उस कार्यवाही में पुराने बयान दिए हैं उन बयानों को ही साक्ष्य में क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार। लेकिन इसके लिए कुछ प्रतिबंध हैं और एमपी में जो पूछा, ये जो प्रोविजो लास्ट में लिखा है इसी से एमपीजे में एक बार क्वेश्चन बना, देखिए। परंतु यह तब जबकि वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच हो, यानी कि चाहे वही कार्यवाही या दूसरी कार्यवाही हो तो थर्ड पर्सन उसमें न हो, यानी कि पक्षकार सेम हो या पक्षकार के उत्तराधिकारी हो। दूसरी कार्यवाही में अगर थर्ड पार्टी है तो सेक्शन 33 लागू नहीं होगा। प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार था, यानी कि प्रथम कार्यवाही में विपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार था और अवसर भी था, किया या न किया, यानी कि मुख्य परीक्षा देकर गवाह भाग गया, अब प्रतिपरीक्षा के लिए आया ही नहीं, तब भी धारा 33 लागू नहीं होगी, क्योंकि बिना प्रतिपरीक्षा के सामान्यतः मुख्य परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता। तो आगे बताया जाएगा, बहुत डिटेल में चल जाएगा यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन बनते नहीं है तो शॉर्टकट में हल्का सा पढ़ा कर निपटाया जाए। विवाद प्रश्न प्रथम कार्यवाही और द्वितीय कार्यवाही में क्या थे, समान थे कि असमान थे, समान थे। तो इसको आप छोड़ सकते हैं पढ़ते समय, भाई मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो पढ़िए और चाहें तो क्या करिए, छोड़ दीजिए। हमारा कर्तव्य था 2-4 लाइन बता देना, आपका 2-4 लाइन बताया गया, लेकिन 1-2 लाइन याद रखिएगा। पूर्ववर्ती कार्यवाही में दिए गए कथनों को क्या यहाँ किया जा रहा है, स्वीकार। अब आइए अगला सेक्शन देखा जाए, सेक्शन 34। इधर से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। यूपी में क्या बना, उत्तराखंड में क्या बना, बिहार में क्या बना, आपका तमाम राज्यों में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इधर से आपका सतर्क रहना है। देखिए आपका लिस्ट पहले तोड़ा जाता है, यानी कि सबसे पहले एक आपका सामान्य बातें देखिए, तब आपका सेक्शन। ये 34 से लेकर और जहाँ तक 39 की बात है, याद रखिएगा। धारा पहला क्वेश्चन कि धारा 34 से लेकर 39 तक में आपका क्या प्रावधान किया गया है। तो प्रावधान ये है कि स्पेशल कंडीशन में या विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति द्वारा जो कथन किए जाते हैं वे कथन 34 से लेकर
39 तक में रेलेवेंट या सुसंगत है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथनों को किस सेक्शन से किस सेक्शन तक रेलेवेंट बनाया गया है। तो आपका 34 से लेकर और आपका 39, वैसे 38 लिख सकते हैं क्योंकि आपका 9 है, लेकिन इसको हम कोरिलेट करते हैं। अभी देखिए आपका विशेष परिस्थितियों में किए गए जो कथन हैं वह आपका दिया गया है 34 से लेकर 38 तक। अब ये है कि जो विशेष परिस्थितियों में कथन किए गए हैं उन कथनों में से कितना न्यायालय में साबित किया जाएगा, कितना न्यायालय में प्रूफ किया जाएगा, इसका प्रावधान 39 में है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन बना कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथनों के कितने भाग को न्यायालय में साबित किया जाएगा, ये प्रावधान किस सेक्शन में है, 39 सेक्शन। अभी गौर करिए, यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 39 किसकी पूरक धारा है, 34 की, 35 की, 36, 37, 38 उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? तो विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन अगर पूछे तो 34 से 38 मारिए। कथन का कितना भाग न्यायालय में साबित किया जाएगा, किस धारा में, तो आपका जवाब रहेगा 39। दो उदाहरण समझिए ताकि दिमाग में बैठे और तब बेयर एक्ट में दम नहीं रहेगा। बस ये है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। मैं 2-3 उदाहरण बता रहा हूँ, एक बाबा का भी क्योंकि तरोताज़ा मामला है, एक आपका अकाउंट यानी कि लेखा बही का, और दूसरा आप लोग खूब AIR जाकर पढ़ते हैं और वकीलों के चेम्बरों में तो फाइल से ज़्यादा क्या भरी रहती है, AIR। तो 2-3 उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए एक फिल्म बनी और फिल्म 3 घंटे की बनती है और उसमें 2 मिनट का जो सीन है वह अश्लील है। तो आप लोग बताइए क्या पूरी फिल्म कह सकते हैं कि 3 घंटा न्यायालय देखे कि 2 मिनट का वीडियो? और अगर न्यायालय को लगता है कि अश्लील है तो न्यायालय सजा भी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आइए, अब ये विशेष परिस्थितियों में जो कथन किए जाएंगे ये 3 घंटे के होंगे, लेकिन तीनों घंटा पेश नहीं करना है साक्ष्य में। 39 दायरे को सीमित करती है कि केवल आपका केवल वही भाग पेश करिए जो सुसंगत हो। 3 घंटा पंचौरा नहीं किया जाएगा, आपकी बात 3 घंटा नहीं सुनी जाएगी। जो विवाद हो, जहाँ से मतलब निकलता हो, वहीं आप सही रहेगा, क्योंकि इससे साक्ष्य कम होगा और न्यायालय के समय का क्या होगा, बचत। दूसरा उदाहरण देखिए, तो ये 2 ही मिनट पर्याप्त हैं, यहीं देखा जाएगा। ये कौन सी धारा बताएगी, 39। दूसरा देखिए, एक व्यापारी है और एक व्यापारी अपने कारोबार के अनुक्रम में यानी कि बही खाता में डेली बाय डेली या तो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर में, अब तो कंप्यूटर में दर्ज किया जा रहा है, या डायरी पर डेली बाय डेली आपका लिख रहा है कि इनको हमने ये सामान दिया, इतने का उधार दिया सामान, या किससे कितना पैसा उधार लिया, एक डायरी में लिख रहा है। मान लीजिए विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या ए ने बी को कितना उधार दिया, तो क्या न्यायालय पूरी डायरी पलटेगा? नहीं, केवल उस डायरी का उतना भाग देखा जाएगा, उतना भाग सुसंगत होगा जितने से कि ये दर्शित हो कि ए ने बी को कितना उधार दिया था। तो तुरंत आप याद रखिए, यानी कि पूरा नहीं डायरी, बस उसका कुछ हिस्सा। तो कौन सी धारा, 39। अब AIR आ जाए इसी पर।
मान लीजिए एआईआर तो इतने मोटे मोटे हैं भाई, तो अगर न्यायालय में पेश करना हो तो क्या वकील साहब पूरा एआईआर न्यायालय को पढ़ाते हैं? नहीं। एआईआर में, ऑल इंडिया रिपोर्टर में जो केस रहता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जिसमें तथ्य या विधि के बारे में कोई नया सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो वहीं 5-10 पन्ना वकील साहब लगाए रहते हैं, आपका कागज या पिन मारे रहते हैं या मोड़े रहते हैं, और अपने जूनियर से कहते हैं कि ये 5 पन्ना क्या करो, फोटो स्टेट करके लाओ, और एआईआर भी रखे रहते हैं, और 5 पन्ना उसमें से जज साहब को दे दिए और कहे कि किस किस पेज पर हैं, तो इस एआईआर के इस पेज नंबर। तो क्या पूरा एआईआर पढ़ा जाता है सुसंगत होगा कि 5 पन्ने? तो कौन सी धारा कहते हैं कि केवल 5 पन्ना? हाँ, तो याद रखिए, यानी कि फिर एक बार लास्ट में तब शुरू किया जाए। 34 से लेकर 38 तक में इस कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन रहेगी जहां की कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा। अब उस कथन में से कितना न्यायालय में पेश किया जाए, ये कौन सी धारा बताएगी? 39। अब इसमें कहीं समस्या हो तो बताइए। अब उत्तराखंड का मॉडल देखिए कैसे बना है यूपी का। अब आपका 39 पर पहले हम सामान्य बातें निपटा लें, तब आगे बढ़ा जाए। उत्तराखंड जे में ये क्वेश्चन बना है, और क्वेश्चन का मॉडल ये बना था कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिस्थापित है। बन चुका है ये क्वेश्चन। तो साक्ष्य अधिनियम की जो प्रतिस्थापित धाराएं हैं, उसको दो भागों में हम बांट लेंगे, एक 39 और दूसरा 131, और दूसरा भाग हम बांटेंगे 114A यानी कि 114A और 119। देखिए कैसे यूपीएपीओ भी आने वाली है। थोड़ा क्वेश्चन का मॉडल देखिए भाई, आज से थोड़ा सुधार भी लाया जाए पढ़ाने में, और स्पीड भी थोड़ा, अब तो सोमवार से हल्का सा बढ़ ही जाएगी। लेकिन आप क्वेश्चन का देखिए, कितना क्वेश्चन इसी धारा पर बना है, इसमें न शक नहीं है। पिछली बार आपका पहले से बता दिया जाए, 39 और 131 जो ये दो धाराएं हैं, ये सन 2000 में नए सिरे से लिखी गई, यानी कि पुनः परिभाषित की गई, प्रतिस्थापित की गई, पुनर्व्याख्यित की गई या अंतः स्थापित की गई। एक दिन मैं बताया भी था, 2 दिन मैं उदाहरण बता चुका हूँ। प्रतिस्थापित का मतलब हुआ बोतल वही है और शराब क्या है? नई, यानी कि बोतल वही है। अब आपका इसको अफगानिस्तान से भी जोड़ सकते हैं, बोतल वही है, आपका शराब नहीं है, यानी कि तालिबानी जो थे, बोतल वही है, मतलब विचार 20 साल बाद भी नहीं बदले, लेकिन शराब वही है, माने शराब नहीं है, यानी कि सरकार में मंत्री उंत्री कुछ क्या हो गए नहीं, लेकिन आज भी उनके विचार नहीं बदले। यानी कि धारा वही रहती है, सेक्शन में चेंजिंग नहीं, लेकिन धारा में जितनी बातें अंदर लिखी रहती हैं, हेडिंग भी, वो सब क्या की जाती हैं? बदल दी जाती हैं, नए सिरे से लिखी जाती हैं। उसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित धारा। अब क्वेश्चन 4-5 यहाँ बने हैं, गलत किसी भी हाल में न हो। अब उत्तराखंड भी बना है कि कौन सी धारा प्रतिस्थापित है, दे दिया 38, 39, 40, 41। तो कौन सी इसमें मारेंगे? 39। ग्रुप वाइज दे सकता है, तो चारों याद करके जाना है। लेकिन आजकल मॉडल थोड़ा भिन्न बन रहा है, उसको समझा दिया जाए। 39 और 131 ये सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई। किस सन में? 2000। किस कानून द्वारा? तो आईटी एक्ट द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट द्वारा, हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो बना है, मुख्य रूप से जो साइबर क्राइम होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करके अपराध हो रहे हैं,
उसको सजा देने के लिए बनाया गया है। तो साइबर क्राइम कहाँ दंडनीय है पूछ ले तो आईटी एक्ट में। कहाँ दंडनीय है? अब ये यूपीएपीओ का मॉडल ये था कि ये जो आईटी एक्ट द्वारा सन 2000 का संशोधन है कि पिछली बार आया था, कब से लागू हुआ, डेट भी याद रखना है। तो ये 17 अक्टूबर सन 2000, यही डेट यूपीएपीओ बनाया। आपका यूपीएपीओ बना चुका है पिछली बार किस डेट से? 17 अक्टूबर सन 2000 से। अब एक नया क्वेश्चन इजाद करिए, मिनी एविडेंस किस संशोधन को कहा जाता है? या मिनी एविडेंस जो है संक्षिप्त आपका एविडेंस। तो ये जो सन 2000 का संशोधन हुआ, चूंकि ये सबसे व्यापक संशोधन था, अतः इसे मिनी एविडेंस भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि बिहार एपीओ ने भी ऐसा क्वेश्चन बनाया कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है, किस संविधान संशोधन को? तो 42वें संविधान संशोधन, मिनी संविधान। अगला ये आपका देखा जाए, जो दूसरा आपका प्रतिस्थापित धाराएं हैं वह है आपका 114A और 119। अब देखिए आपका कैसे इसमें क्वेश्चन बना है। आपका धारा 119 से पिछली बार मैं बता दूं यूपीजे में 2 क्वेश्चन आया है। दोनों क्वेश्चन का पहले मॉडल बता दिया जाए। डम्ब विटनेस या मूक साक्षी किस धारा में है? मूक मतलब कि जो बोल नहीं सकता, यानी कि मौनी बाबा। तो किस धारा में है? 119। लेकिन अब मूक साक्षी शब्द को हटा दिया गया हेडिंग से, और अब हेडिंग जो आप देखेंगे, जो साक्षी बोलने में क्या हो, असमर्थ, लिखा गया, बदला गया हेडिंग। दूसरा आपका पूछा गया था, ये तो आ गया 119। दूसरा जो मॉडल था पिछली बार जे में, एक साक्षी बोलने में असमर्थ है, अपनी बातों को लिख कर देता है, तो वह कैसा साक्ष्य माना जाएगा? मोरल की लिखित माने मौखिक की लिखित की साक्ष्य माना ही नहीं जाएगा, तो लिखित न मार दीजिएगा। कैसा साक्ष्य? मौखिक। ये 2 क्वेश्चन यूपीजे में। फिर आइए अगला भाई देखा जाए। आपका अगला जो क्वेश्चन है कि ये धाराएं कब प्रतिस्थापित हुई? तो सन 2013 में हुई। किस समिति की सिफारिश पर? तो जस्टिस JS वर्मा समिति की सिफारिश पर। और अगला क्वेश्चन जो यूपी और उत्तराखंड दोनों में आ चुका है, पिछली बार भी उत्तराखंड में आया था जे में, कि 2013 का संशोधन कब से लागू हुआ? डेट याद रखना है। तो वह संशोधन 3 फरवरी 2013, यानी कि कितना? 3 फरवरी 2013। देखिए अब आपका इतना याद रहेगा तब जाकर हर एक जगह से आप क्वेश्चन पकड़ेंगे। आगे बढ़ा जाए, अब सेक्शन 34 शुरू किया जाए। आपका जो कंसेप्ट था बन गया, तो अब उतना दिक्कत नहीं आएगी। आइए आपका 34 पर केस भी याद रखिए, जैन हवाला कांड पूछा जाता है इत्यादि। देखिए आपका शुरू किया जाए भाई 34। जब भी आप धारा 34 पढ़िए तो पहले तो कौन कौन सी धारा ऐड करना है उसको जानना रहता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप धारा 16 पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन सी धारा है। 16 के बाद आपका जो पढ़ना है वह 21 भी पढ़ना है, और 21 का क्लाज 3 पढ़ना है। 21 के बाद आपका 32 भी इसमें कोरिलेट होगा, और 32 का देखिए तो कारबार के अनुक्रम में 2 है ना, 32 का क्लास 2 पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका जब भी 34 पढ़िए तो आपका धारा 114 का, ये झारखंड में पूछा गया था, दृष्टांत नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर जी। एक
एक बार देखिए भाई, थोड़ा उतना दिमाग तेज काम आज थोड़ा। देखिए शनिवार को भाई थोड़ा आपका मैंने उतना स्पीड में नहीं चल पाता जितना चाहिए, थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है। देखिए एक बार तो 114 का सही है ना, दृष्टांत जी ही होना चाहिए। ये आपका जो नहीं नहीं, देखिए पत्र वाला कारोबार के अनुक्रम में एक बार, इसीलिए भाई देखिए नोट्स में भाई गलत है, उसको सुधार कर लीजिएगा जो लोग नोट्स लिए हैं। हाँ उसमें एफ दिया है, गलत हो गया उस। हाँ हाँ, देखिए भाई आपका आगे अब इसको जी है, यानी कि इतना याद रखना है 34 पढ़ते समय। 34 पहले नहीं पढ़ना है, पहले ये जो बाहरी माने ये सब है प्रावधान, इसको घेरना है। देखिए धारा 34 हम आपका एक लाइन पहले बताते हैं और तब हर एक जगह से जोड़कर तब 34 का बेरक शुरू किया जाएगा। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने लेखा कारोबार के अनुक्रम में यानी कि व्यापार के अनुक्रम में इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, लेखा पुस्तिका में, लेखा पुस्तिका मतलब अकाउंट में, अकाउंट मतलब कि बिखरे हुए पन्ने नहीं, डायरी में या कॉपी में। ये नहीं कि हमारे जैसे एक एक पन्ना उखड़ गया है, वैसे नहीं, डायरी में। और आपका नियमित रूप से वह डायरी रखी गई है और उसमें कुछ बातें लिखा है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में वह लेखा अकाउंट रखा गया है यानी कि कंप्यूटर में। तो दूसरा क्वेश्चन बना कि धारा 34 में संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो आपका अकाउंट था उसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल कर लिया गया है। तो कब संशोधन हुआ? सन 2000 में। किस कानून द्वारा? आईटी एक्ट द्वारा। कब से लागू हुआ? डेट अभी बताया गया 17 अक्टूबर सन 2000। और मिनी एविडेंस भी हैं, रट कर अब जाइए, धीरे धीरे भाई रटिए, प्रयास करिए समझने के साथ कुछ रटिए, क्योंकि एग्जाम अब नज़दीक आते हैं तो हल्का सा दिमाग तेज करना पड़ता है पढ़ने के लिए भी। अगला नियम देखिए भाई, तो अगर किसी व्यक्ति ने कारोबार के अनुक्रम में या तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में या किसी पुस्तक में, नहीं किसी डायरी में यानी कि अकाउंट में कुछ बातें लिखी हैं, तो वे बातें रेलेवेंट होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। लेकिन क्या पूरी डायरी सुसंगत होगी कि जिस डायरी के पन्ने पर वे बातें लिखी गई हैं उतना पन्ना सुसंगत होगा? तो बताइए, पूरा डायरी ही पेश कर देंगे पन्ना? तो कौन सी धारा हमने बताया 34, 35, 36, 38 के क्षेत्र को सीमित करती हैं? 39 भाई, कंसेप्ट इसीलिए पहले बताया गया। अब आइए कारोबार का अनुक्रम एक एक करके देखा जाए। कारोबार का अनुक्रम चाहे प्राइवेट कारोबार हो और चाहे सरकारी, दोनों कारोबारों का अनुक्रम आपका किस धारा में रेलेवेंट होता है? 16। तो कारोबार का अनुक्रम किस धारा में रेलेवेंट है? 16। सरकारी की प्राइवेट की, दोनों दोनों। चलिए, अगर कारोबार के अनुक्रम में पुस्तक या किताब या कंप्यूटर में कुछ लिखा और लिख तो दिया, उसके बाद लिखने वाला व्यक्ति मर गया या लिखने वाला व्यक्ति अब मिल ही नहीं सकता या साक्ष्य देने में अब असमर्थ हो गया है या न्यायालय की राय में बहुत दूर चला गया है और बुलाने में बहुत ज़्यादा समय भी बर्बाद होगा और आपका खर्चा भी, तो उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है और उसने जो डायरी पर लिखा है उस डायरी की लिखी हुई बातें साक्ष्य में स्वीकार कर ली जाएंगी। तो ये कारोबार के अनुक्रम में मर गया इत्यादि तो साक्ष्य में सुसंगत होगा किस धारा में? 32 के किस में? 2 में। अब आइए 114 का दृष्टांत भी देखिए।
अगर कोई कार्य कारोबार के अनुक्रम में किया गया है तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि वह कार्य किया गया होगा, यानी कि लेकिन कब, जब दिखाइए कि ये कारोबार के अनुक्रम में किया जाता था। जैसे कि एक पत्र भेजा गया और स्पीड पोस्ट से भेजा गया या रजिस्टर्ड डाक से पत्र वापस नहीं आया 1 महीने तक, तो कारोबार का अनुक्रम ये कहता है कि ये उपधारणा की जाएगी, माना जाएगा कि लेटर क्या हो गया होगा। अब एक कल्पना करिए, अब तो भाई ऑनलाइन भरा जा रहा है। मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कोई पत्र भेजा और वह पत्र आपके पास वापस नहीं आया 1 माह के अंदर, तो क्या मानेगा न्यायालय कि नहीं कि पत्र पहुंच गया होगा? मानेगा। अब आयोग के वकील कहेंगे कि हमारे यहाँ आया ही नहीं, तो तुरंत आप अटैक करेंगे कि हजूर आप अनुमान लगाइए 114 के दृष्टांत बी में कि पत्र भेजा गया और हमारे पास वापस रिटर्न लौटा नहीं, यानी कि आयोग को क्या हुआ होगा? पहुंच गया होगा। ये अनुमान लगाया जाएगा, आयोग की बोलती बंद कर दी जाएगी कि आप मुकर नहीं सकते। अगला देखिए, अगर आपका तीसरा खंड देखिए आपका, तब यहाँ से जोड़ा जाता है 34 को, 21 का क्लास 3। अगर 21 पहले देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वीकृति किया है तो वह उस स्वीकृति को सामान्यतः अपने पक्ष में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन उसके विरोध में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन 21 में 3 कंडीशन है जहां की एडमिशन करने वाला व्यक्ति अपने फेवर में उसका प्रयोग कर सकता है, और वह 3 कंडीशन में तीसरी जो कंडीशन है, माने 21 का कौन सा क्लास 3, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वीकृति के रूप में आपका अपने कथन को पेश न करे और एविडेंस की किसी अन्य धारा में उसे पेश करे, माने एडमिशन के रूप में वह पेश ही न करे बल्कि किसी अन्य सेक्शन में वह क्या करे, अपनी बातों को सेट करे। तो एक सेक्शन आपका उदाहरण है 34 में वह अपनी बात स्वीकृति के रूप में नहीं, किस रूप में पेश कर सकता है? लेखा बही की प्रविष्टि, यानी कि जो डाक डायरी में हमने लिखा है ये भले स्वीकृति हो, हमें केस में नहीं लाते, इसे हम कहाँ लाते हैं? 34 में। और डायरी में लिखी गई बातों के तहत हमारे इस डायरी की बातों को क्या किया जाए? स्वीकार। इसके बाद आपका 2-3 उदाहरण देखना है भाई, क्योंकि उदाहरण भी काफी महत्वपूर्ण है। एक जैन हवाला डायरी कांड, और दूसरा आपका मोदी जी पर, और तीसरा एविडेंशियल वैल्यू पूछा जाता है। तो एविडेंशियल वैल्यू अभी देखिए बेरक शुरू नहीं हुआ, अभी जो सामान्य बातें हैं कोरिलेशन है वो बताया जा रहा है। बेरक मैंने सोमवार से बताया जाएगा, क्योंकि आज आपका सामान्य बातें 2-4 मिनट देखिए, तब पुलिस चेक लिखवाना भी है, आज समाप्त किया जाए। देखिए आपका 2-4 मिनट और देखिए। देखिए पहला आपका एविडेंशियल वैल्यू याद रखना है कि लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों का साक्षिक मूल्य क्या होगा। तो अगर आपका पहली वरीयता बेयर एक्ट को देनी है, बेयर एक्ट ये बताता है कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां सुसंगत होगी, किंतु अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरी में लिखी गई बातें हैं वो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होंगी, लेकिन केवल डायरी में लिखी गई बातों के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती,
किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। डायरी में लिखी हुई बातों को सपोर्ट करने के लिए कुछ न कुछ एविडेंस की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जैसे कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी, ये सिद्धांत 34 में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये अकेले केवल डायरी पर लिख दिया जाए, इस आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। और यही आपका तुरंत आपका क्वेश्चन बना लेना है। जैन हवाला डायरी देखिए बहुत प्रसिद्ध है। और 34 में हुआ क्या था कि एक जैन बंधु थे, वो हवाला का पैसा आता था विदेश से, और उसमें से नेताओं को कमीशन देते थे। हवाला जानते हैं कि नहीं? देखिए हवाला ही बता दिया जाए भाई क्या होता है। हवाला का पैसा का मतलब ये हुआ कि दो तरीके हैं मनी एक्सचेंज करने के। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि भारत से कोई व्यक्ति सऊदी अरब गया, तो सऊदी अरब में रुपया काम नहीं करेगा, वहाँ तो अलग मनी है। तो अब मान लीजिए वहाँ पैसा कमाया और वह भारत में अपने परिवार वालों को पैसा भेजना चाहता है, तो अगर वहाँ भारत में वह उस बैंक से भेजेगा तो उसको नुकसान होगा और कुछ परसेंटेज उसका क्या होगा, पैसे का कटेगा, और रिकॉर्ड में भी रहेगा कि आपने इतना भेजा। दूसरा तरीका ये होता है कि वहाँ एक आदमी है और उसको पैसा वह दे दिया, और भारत में उस आदमी का एक माने आदमी बैठा है, बस वहाँ से फोन आया कि इन्होंने इतना पैसा हमारे पास जमा किया है, आप इनके घर जाकर और इनको ये पता है, नंबर है, मोबाइल नंबर है, इनके घर जाकर आप इतना पैसा इनके परिवार को दे दीजिए। और उसमें 2 या 5% कमीशन लेता है। बैंक मान लीजिए 20-25% ले लिया, वो तो 5% लिया, और आपके घर सुरक्षित पैसा भी पहुंच गया और सब कुछ सामान्य। चूना लगा सरकारों का जो मिल जाता 20-25%, वो इसी को हवाला कहते हैं। बहुत रैकेट ये चलता है आज भी भाई। जितने लोग विदेश में हैं, ज़्यादा लोग आज भी हवाला के जरिए ही अपने पैसे को छुपाते हैं और भेजते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हवाला से पैसा आता था और जैन बंधु इसका कारोबार करते थे, और तत्पश्चात एक डायरी बनाए थे जिसमें कि तमाम लोगों का नाम लिखा था। शॉर्टकट में AK लिखा था, तो ALK। अब ALK तमाम लोगों का। तत्पश्चात मुकदमा चला और LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी का नाम आया, तमाम लोगों का नाम आया। लेकिन अब डायरी के अलावा कोई साक्ष्य ही नहीं मिला, तो सब बाइज्जत बरी हो गए। सबको क्या दे दिया गया, संदेह का लाभ, कि इनके खिलाफ तो केवल डायरी में बातें हैं कि इनको हमने इतना दिया, वो भी शॉर्टकट में नाम लिखे थे, तो सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि केवल डायरी में लिखने मात्र से किसी को सजा नहीं, अन्य साक्ष्य होना आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि आपका लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां सारवान साक्ष्य हैं कि संपोषक। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोर्ट करेंगे कि सारवान है, संपोषक। सारवान रहती तो केवल डायरी में लिखी गई बातों के आधार पर क्या दे दिया जाता, सजा। तो याद रखिए, अगर दे दे आपका, फिर ऑप्शन देखिए नया, संपोषक साक्ष्य है, सारवान साक्ष्य है। तीसरा ऑप्शन दे दे सुसंगत हैं किंतु अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, और इनमें से कोई नहीं। तो हमने संपोषक का भी ऑप्शन दिया और जो बेयर एक्ट की भाषा है उसका भी। तो बताइए आप लोग कौन सही मार्क कराएंगे? हाँ, पहली वरीयता किसको देना है, बेयर एक्ट। अगर बेयर एक्ट की भाषा न रहे तब क्या मार्क कराना है, संपोषक। तो आपका दूसरा ये जैन हवाला कांड। इस प्रकार मोदी जी का भी एक मामला भी आया था
उसको भी भाई बता दिया जाए। देखिए, एक कहीं से पेपर मिला प्रशांत भूषण जी को, जिसमें कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उसमें ये दिखाया गया था कि रिलायंस कंपनी ने, यानी कि अंबानी बंधुओं ने कितना पैसा इन्हें दिया था। एक कागज फैक्स कहीं से मिल गया था। अब प्रशांत भूषण चले गए आपका सुप्रीम कोर्ट और कहे कि हजूर एसआईटी बनाए, ये चौकीदार ही चोर हैं, यानी कि चौकीदार ही क्या हैं, चोर हैं, और आपका जांच कमेटी बैठाइए, एसआईटी गठित करिए। सुप्रीम कोर्ट ने बस ये पूछा कि भाई एक पन्ने के आधार पर जो धुंधला भी हैं, हम कैसे पीएम के खिलाफ आदेश दे दें जांच का, और कुछ साक्ष्य लाइए, और जैसे ही आप और साक्ष्य लाते हैं मैं भाई जांच का आदेश दूंगा। और प्रशांत भूषण और कोई साक्ष्य ला नहीं पाए, अतः जांच का आदेश नहीं दिया जा सका। लेकिन जो पेगासस मामला चल रहा है, जो फोन टेपिंग का मामला, जासूसी का, इसमें सुप्रीम कोर्ट आपका अगले हफ्ते एसआईटी गठित करेगा, इस पे आपका और जांच होगी। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये मान भी लिया है कि हमने फोन टेपिंग कराई है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बताइए क्या कराए हैं कैसे। तो आपका अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सार्वजनिक रूप से हम नहीं बता सकते, चैम्बर में भले बता देंगे, यहाँ बताएंगे तो पूरा देश जान लेगा और भारत की सुरक्षा पर क्या पड़ेगा असर। तो ये सही बात है कि अब तो ये लगभग क्लियर हो गया कि सरकार ने लोगों का फोन टेप किया। अब किसका किया, क्यों किया, वो अलग बात है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं ये जरूरी था टेप करना सुरक्षा के लिए, यानी कि आप किए हैं। तो आपका 34 शुरू किया जाएगा भाई सोमवार को, यानी कि अभी आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट लिखवाया जाएगा, क्योंकि उसका भी आज भाई पूरा कर दिया जाए लिखवा कर। और सोमवार से आपका शेड्यूल बता ही दिया गया है भाई, 7:30 से 8:30 बजे तक इंग्लिश चलेगी, 8:30 से आपका अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन चलेगा 10 बजे से, फिर आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, एविडेंस और आईपीसी, हाँ एविडेंस 10:15 बजे आइए। और उसके बाद आपका जीएस की भी क्लास 12:15 बजे से चलेगी। तो जिनको जीएस पढ़ना है भाई अपना पढ़ सकता है। तभी 10 मिनट बाद भाई आपका पुलिस एक्ट लिखवाया जाएगा।